गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नोटबुक आईएएस में आप आरती में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास है। इस साल का ये आखिरी दिन है। इस पे हम इम्पोर्टेंट जो भी करंट रहा है आज के दिन उनका डिस्कशन करेंगे। जो भी करंट न्यूज़ रही है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मैंने नोट किए हैं इधर पे, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनके, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डेली जैसे हम क्लास पहले स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं सही हो रहे हैं। आई होप आप डेली क्लासेस देख रहे होगे, आप डेली एनालाइज कर रहे होगे कि आपकी करंट अफेयर्स पे पकड़ कैसी हो रही है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीकानेर 3 नीमराणा सेकंड ट्रांसमिशन परियोजना से कितनी नवीकरणीय ऊर्जा निकलने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बना देती है, इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बना देगी। ठीक है, क्या है? बीकानेर 3 नीमराणा सेकंड ट्रांसमिशन परियोजना से कितनी नवीकरणीय ऊर्जा निकलने की उम्मीद है? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 7.7 गीगावाट। इसका सही आंसर क्या है? 7.7 गीगावाट ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रक्षा सचिव श्री गिरधर असवने द्वारा एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर AERDC में नई डिज़ाइन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कब किया गया है? 29 दिसंबर 2023, 30 दिसंबर 2023, 29 नवंबर ऑफ 2023 या 20 दिसंबर ऑफ 2023? आप आंसर देख लीजिए एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा है 29 ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है, इस दिन रक्षा सचिव श्री गिरधर अश्वने द्वारा एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में नई डिज़ाइन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में एक नई डिज़ाइन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो एक नई डिज़ाइन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लिमिटेड जो है एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे एक नए डिज़ाइन और परीक्षण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको इससे ये भी पता चलेगा कि किसी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर कौन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, हमारा लास्ट ऑप्शन है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या है? पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप ऑप्शंस देखिए इसके। सही आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति। मतलब किसी भी विश्वविद्यालय का अगर पदेन सचिव सेलेक्ट करना है तो वो उपराष्ट्रपति हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके बारे में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 में संशोधन के माध्यम से पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हाल ही में है, अब मतलब अभी करंटली है जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी हैं, जोड़ लीजिएगा यहाँ पे। नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को एडमिरल्स के एपोलेट्स के लिए नए डिज़ाइन के नामकरण और भारतीय नौसेना के भीतर रैंकों का नाम बदलने की घोषणा की है, या बदलकर घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में एडमिरल्स के एलोपेट्स के लिए नए डिज़ाइन बनाए हैं और भारतीय नौसेना के भीतर रैंकों के नाम बदलाव किए हैं, उनको बदलने की सिफारिश की, घोषणा की है। तो किस दिन की है? हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। हमारा पहला ऑप्शन है 4 दिसंबर 2023, सेकेंड ऑप्शन है 11 नवंबर 2023, हमारा थर्ड ऑप्शन है 5 नवंबर 2023 और लास्ट हमारा ऑप्शन 26 नवंबर 2023। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मार्क करिए आप लोग। इसका सही आंसर है 4 दिसंबर 2023 को रैंकों में बदलाव किया गया है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने हालिया निर्णय के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना SSA के लिए समायोजित दर क्या है? मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट मिलता है पैसे जमा करने पर, उस पे उसकी रेट क्या है? ठीक है, मतलब रिसेंट या प्रेजेंट टाइम उसकी रेट क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 8.8%, 8.2%, 8.1% एंड 8.3%। आप चेक करिए ऑप्शंस, अगर किसी को आइडिया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारा ऑप्शन सही होगा बी, 8.2% है, वो सही है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कितना समायोजित दर है? 8.2%। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्या है? सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर अब पिछले 8 से बढ़कर 8.2% दर मतलब ब्याज मिलेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि पहले सुकन्या समृद्धि योजना पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलता था या ब्याज मिलता था? तो पहले 8% था, ठीक है, उसे चेंज करके कितना कर दिया गया है? 8.2%, 8.2% अभी मिल रहा है। जबकि 3 वर्षीय सावधि जमा, ये वर्षीय होगा, आप ठीक कर लीजिएगा, वर्षीय सावधि जमा पर 7% से मामूली बढ़कर 7.1% हो गया है। मतलब अगर आप 3 साल के लिए जमा करते हो कोई राशि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, तो पहले उस पर 7% मिलता था और उसमें जरा सी मामूली सी बढ़त हुई उसमें है कि 7 से बढ़ करके आपको अब 7.1% मिलेगा। ओके, व्यापक रीसेट की उम्मीदों के बावजूद पीपीएफ जो है प्रोविडेंट पीपीएफ दर जो है 7.1% पर ही स्थिर है। ठीक है, पीपीएफ दर क्या है? 7.1% दर पर ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा, चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है सेंसस जो है पोस्टपोन हो गया है अगेन, दोबारा से, टू बी डिलेड टिल एटलीस्ट अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कुछ तो मिसिंग है इसमें। यहाँ पे एक तरीके से होगा जनगणना जो हमारी होनी थी, जनगणना जो सेंसस आने था ना, सेंसस आने वाला था, वो पोस्टपोन हो गया है फिर से दोबारा। मतलब इसके पहले भी बहुत बार पोस्टपोन हो चुका है, फिर से पोस्टपोन हो गया। अब उसको आने की उम्मीद कब है? अक्टूबर 2024 में उसके आने की उम्मीद है। उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी पोस्टपोन क्यों हुआ है, क्या रीजंस है। तो हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। हमारी 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, परंतु 9वीं बार इसे आगे बढ़ाया गया है, मतलब 9वीं बार पोस्टपोन किया गया है। 2010 में हमारी लास्ट जनगणना हुई थी, उसके बाद 2020 में शुरू होकर आपका हमारा 2021 में डाटा आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। उसे 9वीं बार पोस्टपोन किया गया, मतलब आगे बढ़ाया गया है, आगे की डेट दी गई है। पहली बार हमारी जनगणना कब हुई थी? 1801 में पहली बार जनगणना हुई थी। किसने करवाई थी? तो WC प्लोडेन थे। WC प्लोडेन उस टाइम में भारत में थे, उन्होंने पहली बार जनगणना कराई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो 1801 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है द्वारा हाल ही में जारी किए गए विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में चीन से आगे निकल गया है और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। मतलब पहले चीन फर्स्ट नंबर पे था, हम सेकंड नंबर पे थे। अब क्या हो गया? अब विश्व में सबसे जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत बन गया है। ये रिपोर्ट किसने दी है? तो ये रिपोर्ट दी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। तो आपसे पूछ सकता है कि किसने हाल ही में ये बताया है कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो किसने बताया है? UNFPA ने बताया है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने बताया। ओके, आप ये नोट कर लीजिएगा। अब ये डिस्कस करते हैं कि क्यों बार बार बढ़ाया जा रहा है, 9वीं बार बढ़ाया गया है। तो जनगणना के लिए बहुत टाइम चाहिए। पहले तो कोरोना की वजह से डिले हो गया, उसके बाद अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, उसकी वजह से डिले हो गया। तो जो होनी चाहिए जनगणना 2019-20 में हो जानी चाहिए थी, वो डिले होती जा रही है बहुत रीजन्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसी से रिलेटेड है आई थिंक। हाँ ठीक है, तो हम जनगणना के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जनगणना क्या है, कैसे होती है, कब स्टार्ट हो गई, कब स्टार्ट की गई, पॉलिटी में क्या रोल है, या मतलब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा है, सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंटर एक्ट 1948। तो जो जनगणना हमारी कंडक्ट होती है
वो केंद्र सरकार के अंतर्गत एक एक्ट है 1948 का, उसके तहत इसका जनगणना होती है, ठीक है। द बिल फॉर दिस एक्ट वाज पायलटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। होम मिनिस्ट्री हमारी ये जो है डाटा जारी करती है। तो जो पहले जो 1948 में हमारी जनगणना हुई थी, उस समय हमारे गृह मंत्री कौन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ये जनगणना कराई थी। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट, मतलब अगर पॉपुलेशन सब्जेक्ट पूछा जाए कि किस सरकार के अंदर आता है, राज्य सरकार के अंदर आता है या केंद्र सरकार के अंदर आता है, तो ये हमारा यूनियन सब्जेक्ट है, मतलब केंद्र का सब्जेक्ट है, अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It is listed at a serial number of 69th of the 7th schedule of the constitution। तो जो जनसंख्या वाला जो पॉपुलेशन वाला मुद्दा है या जो टॉपिक है हमारा यूनियन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 246 में इसे रखा गया है और इट इज़ लिस्टेड सीरियल नंबर 69th ऑफ द 7th शेड्यूल में भी रखा गया है इसे, ठीक है। 7th शेड्यूल में रखा गया है, 246 आर्टिकल इसके अंतर्गत रिलेटेड है, ठीक है, और यूनियन सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। सेंसस 2011 जो हुआ था वाज द 15th नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री, मतलब जब से हमारी जनगणना स्टार्ट हुई थी, तो जो हमारी 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन अगर हम काउंट करें कि हमारी आज़ादी के बाद से कौन सी जनगणना थी, तो ठीक है 15th नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री सिंस 1872 एंड द 7th आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारी आज़ादी के बाद जो जनगणना थी 2011 में हुई थी, उसके अनुसार तो हम 7वीं नंबर की कर रहे थे। लेकिन जब स्टार्टिंग से जब से शुरू हुई है जनगणना, तब से हम अगर काउंट करें तो हमारे कौन सा नंबर की है, 15वें नंबर की जनगणना थी ये, ठीक है। तो ये हमारा अभी आज हाल ही में, मतलब आज का ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उज्ज्वला योजना के जो बहुत सारे मतलब बेनिफिशरीज थे वहाँ पे विजिट किया, अयोध्या में गए हैं, उनके साथ चाय पी है, उनसे बातें की है, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हमारा है, पीएम विजिट्स 10 करोड़ बेनिफिशरीज ऑफ उज्ज्वला एलपीजी स्कीम इन अयोध्या। अयोध्या में 10 करोड़ लोगों से मिले, मतलब पर्सनली एक से नहीं मिले हैं, एक तरह रैली हुई है तो वहाँ पे लोगों से मिले हैं, कुछ लोगों के घर भी गए हैं, पर्सनली उनके साथ बैठकर बात की है, ठीक है। हाल ही में पीएम ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च की है, उन्होंने उज्ज्वला 2.0 भी लॉन्च कर दी है। इसके की पॉइंट्स क्या है, आधार कार्ड को दिखाकर आप इसको ले सकते हो, मतलब आधार कार्ड को आप एक तरीके से अपना जो पहचान बता करके मतलब एड्रेस प्रूफ के रूप में आप उन्हें आप उज्ज्वला स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। अडल्ट फीमेल है ऑफ माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट्स पुअर फैमिलीज इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा भी पहली बार उपलब्ध करा दी गई, मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाल सकते हो अपने उज्ज्वला 2.0 का फ़ायदा उठाने के लिए, एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए। बीपीएल हाउस होल्ड जो हैं 1600 प्रत्येक कनेक्शन पर छूट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, जो फैमिलीज हैं, वो एक कनेक्शन पर कितने रुपए बचा सकती हैं, 1600 रुपये बचा सकती हैं। पहला जो उनका रीफिल होता है सिलेंडर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके साथ उनको हॉट प्लेट भी दी जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो हमारी योजना है उससे जुड़े, उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि पर फैमिली मतलब पर कनेक्शन, सिंगल कनेक्शन पर 1600 रुपये आपका बचता है। उसके बाद आपको जो पहली रीफिल होती है, जो सिलेंडर आपका भरते हैं, पहली बार जो भरता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके साथ ही आपको एक हॉट प्लेट भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक क्या है हमारा, तमिल आइकन तिरुवल्लुवर की प्रतिभा का फ्रांस में अनावरण किया गया। मतलब कि ध्यान से पढ़िए, इस प्रतिभा का अनावरण मतलब तमिल या कहीं साउथ इंडियन स्टेट में नहीं हुआ है। इस मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में हुआ, मतलब दूसरी कंट्री में हम अपने किसी लीडर का मतलब स्टैचू लगा रहे हैं। तो उनका नाम याद रखिएगा पहले, तो तमिल आइकन कौन है, तिरुवल्लुवर है, उनकी प्रतिभा लगाई गई है, ये प्रतिभा है उनकी फ्रांस में। इससे फ्रांस और भारत के राजनीतिक या कूटनीतिक रिश्तों में थोड़ा सा अच्छे होने की संभावना है, या अच्छे होने को दर्शाते हैं कि रिश्ते अच्छे हैं, तभी यहाँ की मूर्ति वहाँ पर लगाई गई है। फ्रांस के कौन से शहर में हुई है, ये सेरगी में स्थापित किया गया है, ठीक है। और कुछ और भी हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ अलग अलग जगह पर, स्टैचूज वगैरह अलग अलग जगह पर स्थापित किए गए हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने उनसे रिलेटेड डाले हैं यहाँ पर। पहला क्या है, जयपुर वैक्स, ये वैक्स होगा,
वैक्स म्यूजियम में नाहरगढ़ किले में अंबेडकर की मोम मूर्ति स्थापित की गई है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कहाँ पर मोम स्टैचू अंबेडकर जी का लगाया गया है। तो कहाँ पर लगाया है? जयपुर के वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में लगाया गया है। और एक और भी है, अंबेडकर जी की एक मूर्ति और भी कहीं लगाई गई है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कि अंबेडकर जी के वो मोम स्टैचू नहीं है, नॉर्मल स्टैचू है, बट उन्हें कहाँ, हाल ही में कहाँ उन्हें स्थापित किया गया है या अनावरण किया गया, आपको पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिभा का अनावरण किया है। मतलब एक हमारा ये पॉइंट हो गया कि मोदी जी ने महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये जो आपसे पूछा था मैंने तो अभी लास्ट स्टेटमेंट में, तो वो क्या है? संविधान दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा का अनावरण किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की उपलब्धि पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में मोम की मूर्ति लगाई जाएगी या लगेगी। आपसे पूछ सकता है हाल ही में ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिनकी मूर्ति जयपुर म्यूजियम में वैक्स म्यूजियम में लगाई जाएगी। तो कौन से हैं? विराट कोहली हैं। उनके किस उपलब्धि के लिए लगाया जा रहा है? एक दिवसीय मैच में उन्होंने 50 शतक लगाए हैं, इस उपलब्धि के लिए उनका स्टैचू लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कश्मीर के कुपवाड़ा में किनका स्टैचू लगाया गया है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कि शिवाजी का स्टैचू कश्मीर में लगाएंगे, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ठीक है। तो आप ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, लेवी 20 to 30% हेल्थ टैक्स ऑन फूड हाई इन शुगर सॉल्ट फैट। मतलब कि ये न्यूज़ इस तरीके से है कि जो बहुत हाई शुगर एंड सॉल्ट फूड है उन पर जो टैक्स लगता है उसको हमें 20 से 30% बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। लोग उनका बहुत कंजम्पशन कर रहे हैं। आजकल जो फूड चेन है या जो मतलब खाने के तरीके हैं, तौर तरीके, उसमें बदलाव किया गया है। लोगों को खाने की जो पसंद है बहुत बदल गई है। उसमें लोग जो सॉल्ट है, शुगर है, जो ऑयली फूड्स है, उनका बहुत कंजम्पशन कर रहे हैं। वो लोगों की हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि आप ऐसे फूड्स पर 20 से 30% तक और भी टैक्स लगाइए, ताकि लोग अपना कंजम्पशन कम करें महंगी होने की वजह से। ठीक है। तो इसके बारे में क्या है? शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, जो बहुत मीठी चीज़ें हैं जो चीनी से बनती हैं, अट्रैक्ट 28% GST। मतलब जो मीठी चीज़ें हैं, जैसे हो गया कोल्ड ड्रिंक, हो गया आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होगी वो मीठी चीज़ों में काउंट होती हैं और वो उसमें मतलब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। उनमें कितना है? 28% GST लगता है, प्लस 12% और टैक्स लगता है। उसके अलावा जो हाई फैट एंड सॉल्ट एंड शुगर जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ 12% GST लगता है। मतलब जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, SSB है, उन पे 28% GST प्लस 12% और टैक्स लगता है। लेकिन जो हमारे HFSS हैं, मतलब कि हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर प्रोडक्ट्स हैं, उन पे सिर्फ और सिर्फ 12% ही टैक्स लगता है। तो इसको बोला है कि इन दोनों में जो भी टैक्सेस हैं उनको थोड़ा सा 20 से 30% बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में प्रति व्यक्ति एक साल में चीनी का उपभोग मतलब 25 किलो चीनी है। मतलब भारत में एक व्यक्ति एक साल में 25 किलो चीनी खा जाता है, जो कि जो WHO की रिपोर्ट है, जो उन्होंने मानक सेट किया है, जो लिमिट सेट की है मिनिमम, उससे वो बहुत ज़्यादा है और हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक भी होता है। फॉर SSB अ हेल्थ टैक्स ऑफ 10.30 हेल्थ टैक्स कुड रिजल्ट इन 5 to 24% डिक्लाइन इन डिमांड। अगर हम SSB में 5 से 24% तक का टैक्स बढ़ा देते हैं तो जो हमारी डिमांड है ऐसे फूड्स को लेकर, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह को लेकर, ये घट जाएगी। जैसे लोगों की जो हेल्थ में नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। इसको लेकर ये न्यूज़ थी। ठीक है। अब आपको बताती हूँ ये HFSS फूड होते क्या हैं। व्हाट इज HFSS फूड
होते क्या है ये? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री है हमारी चाइल्ड डेवलप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने बताया है कि डिफाइन किया है कि फूड जो है, कैरी फूड और ड्रिंक्स, जो पैकेज्ड और नॉन पैकेज्ड जो है फूड, विच कंटेन्स लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन बहुत कम होती है, विटामिन भी बहुत कम होते हैं, फाइटोकेमिकल्स भी बहुत कम होते हैं, मिनरल्स भी नहीं होते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी नहीं होते, मतलब ऐसे फाइबर्स जो हमें खाने चाहिए वो भी नहीं होते हैं, बट आर रिच इन फैट, बट उनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें हम HFSS फूड में काउंट करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक है हमारा ये INS इम्फाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, INS इम्फाल हमारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, नेवी को सौंपा गया है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो INS इंडियन नेवी शिप है ये, INS मतलब इंडियन नेवी शिप इम्फाल अभी हाल ही में इंडियन नेवी को सौंपा गया है। ठीक है, सौंपा गया है इसे इंडियन नेवी को। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था? प्रोजेक्ट 15B के तहत इस जहाज को बनाया गया है। ठीक है, ऑफ ब्रावो विशाखापट्टनम क्लास। जो 15B प्रोजेक्ट है वो विशाखापट्टनम क्लास के जहाज बनाता है। ठीक है, उसी का एक हिस्सा है ये। इस 15B में मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी। मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। जो हमारा चौथा, मतलब कि जो ये इम्फाल बनाया गया है विशाखापट्टनम क्लास के तहत 15B के तहत, 15B जो है विशाखापट्टनम क्लास का है। ठीक है, और इसमें चार बनाए जाने थे जहाज, जिसमें तीसरा हमारा INS इम्फाल हो गया। चौथा जो हमारा आने वाला होगा मतलब अगला आएगा वो होगा INS सूरत। ठीक है, 20 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था इसे और अभी सौंपा गया है। फीचर्स क्या है, मतलब इसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं? जो हमारा इम्फाल INS इम्फाल है, इसमें क्या है? 163 मीटर लंबा है ये और 17 मीटर इन ब्रेथ है। ठीक है, 7400 टन का ये मतलब भार उठा सकता है। ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है, इसके मतलब इसके साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च भी किया सकता है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर में भी लड़ सकता है ये। ठीक है, इसके बाद मैं बताती हूँ आपको ये प्रोजेक्ट 15A 15B क्या है। ये डेली क्लास है। इसके अंदर जो भी सबमरीन्स या जो भी वेपन्स बनते हैं उनको डेली क्लास बोलते हैं। ये 15A है, कोलकाता क्लास बोलते हैं इसको। 15B है, विशाखापट्टनम क्लास बोलते हैं। इसी के तहत इम्फाल बनाया गया है। और हमारा जो अगला होगा वो क्या होगा? सूरत, INS सूरत। आप ये याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है ना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप हमारी डेली क्लासेस देख रहे होगे, आप उनको फॉलो कर रहे होगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग सारे वीडियोस मिले, आप उनका फ़ायदा उठा सकें और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।